वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, हम सोल्व कर रहे थे मॉडल पेपर्स के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र मॉडल पेपर नंबर 9। तो जल्दी से 2 मिनट आपके पास, जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यहाँ पर 60 जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के, वो याद रखिएगा, आपको यहाँ पर समझ आए। और इनसे से रिलेटेड याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो उनसे संबंधित हो सकते हैं और उनसे संबंधित आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर क्लास को अटेंड कर पाए। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपका जो पेपर का टाइप है, ठीक है, एक बंदे ने मैसेज किया था, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, सर रहेगा क्या, मतलब पोर्शन कैसे रहेगा। तो याद रखिएगा आपको जो मतलब जो पेपर है ये मिक्स में भी आ सकता है, ऐसे कोई वो विभिन्न नहीं करेगा, आपको स्पष्ट रूप से वो अलग भी नहीं करता है। कभी कभी वो याद रखिएगा जीके और हिंदी को मिक्सचर में कर देता है। मतलब याद रखिएगा कुछ आपके जीके के डालेगा, फिर हिंदी के डाल देगा, फिर राजस्थान जीके के डाल देगा। तो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले तो हिंदी के ही आना है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ भी जाते हैं तो क्या दिक्कत है, आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि ये किसका क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे माइंड में थ्योरी मत बनाना कि पहले आएगा हिंदी, फिर आएगा राजस्थान जी के, फिर आएगा एग्रीकल्चर। पहले आपके एग्रीकल्चर भी आ सकती है, फिर हिंदी भी आ सकती है, फिर राजस्थान जी के भी आ सकती है। ठीक है, तो ऐसे आपको माइंड में कोई थ्योरी नहीं बताना है। मतलब जैसे भी आपको पेपर आता है, बस आपको तो क्वेश्चन देखना है। पेपर से क्या मतलब है, पेपर कैसे भी है, बस आपको क्वेश्चन करने हैं, केवल क्वेश्चन पर फोकस करना। और सबसे मेन बात है, याद रखिए, आप बेशक आप कितने भी क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन माइनस मार्किंग मत करना। ठीक है, 60 क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं ना तो माइनस मत करना। अगर माइनस कर दिए तो वो 60 क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे। तो इससे सही आप 60 क्वेश्चन अभी आ रहे हैं ना तो भी छोड़ देना। ठीक है, चलिए पेपर को पढ़ते हैं। ये तो बहुत सारी चर्चा है, आपने कई बार सुन रखा होगा, बोर होते होंगे इन बातों से। लेकिन याद रखिएगा माइनस का कई बार आपको बोलना पड़ता है, क्यों? क्योंकि ये एक बार गलती हम भी कर चुके हैं इस बात पे। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना, माइनस मार्किंग आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। मतलब आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि छिलका रहित वेराइटी कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो कि याद रखिए छिलका रहित मतलब जिस पर छिलका नहीं पाया जाता है, हुस्क लेस वेराइटी होती है। ठीक है, इंग्लिश में याद रखना है हुस्क लेस वेराइटी होती है। सबसे जो पॉपुलर है याद रखिए वो होती है डोलमा। याद रखिए राजकिरण है, ये भी जो कि किस्म है। और याद रखिए इसका है निमेटोड, मतलब निमेटोड रेजिस्टेंस कौन सी वेराइटी होती है, राजकिरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमेटोड होते हैं जो सूत्रकृमि होते हैं, तो सूत्रकृमि प्रतिरोध वेराइटी कौन सी होती है, राजकिरण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि रेशे के लिए जूट की कटाई की अनुकूल अवस्था कौन सी होती है। तो अगर आपको याद रखिए जूट से रेशा लेना है, मतलब फाइबर अगर लेना है, तो इसकी आप जो कटाई करोगे ये कब करोगे, बताइए कब करोगे। तो याद रखिएगा इसकी हम कटाई करेंगे फ्लोवरिंग स्टेज पर, मतलब फूल आने पर इसकी हम कटाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। कल भी आपको बताया था कि धान का एक मुख्य कीट याद रखिए गंदी बग कीट। सबसे ज़्यादा इसका अटैक होता है, इसका जो प्रभाव होता है ये होता है मिल्किंग स्टेज पर। मतलब याद रखिएगा जब दानों में दूध बनेगा तो उस टाइम में क्या करेगा, ये जो गंदी बग कीट है किसका है, धान का है, ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, कैसे भी आपको पूछ सकता है। ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गंदी बग किसका कीट है। तो याद रखिएगा गंदी बग धान का कीट है, लेकिन मिली बग है, याद रखिएगा मिली बग आम का कीट है। कब सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है, याद रखिएगा मिल्किंग स्टेज पर पहुंचाता है, मतलब दाने में दूध बनते समय ये मुख्य नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मटर की पर्ण रहित वेराइटी कौन सी होती है। तो पर्ण रहित मतलब जिस पर पत्तियां नहीं पाई जाती है, ऐसी कौन सी है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, याद रखिए अपर्णा, मतलब जिस पर पर्ण नहीं होती है वो अपर्णा है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जिस पर पर्ण नहीं होती वो होती है अपर्णा होती है। तो पर्ण रहित वेराइटी कौन सी होती है, अपर्णा होती है। किसकी होती है, मटर की होती है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि याद रखिए मटर की फली सहित खाई जाने वाली जो वेराइटी है वो कौन सी है। तो मटर की फली सहित खाने जाने वाली वेराइटी वो होती है साल्विया होती है। कौन सी होती है, साल्विया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बरसीम का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है। तो बरसीम का उत्पत्ति स्थान होता है, याद रखिएगा इजिप्ट या मिस्र। इजिप्ट को याद रखिए मिस्र के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे ईरान, तो ईरान तो भाई किसका होता है, रेंजका का होता है। किसका होता है, रेंजका का होता है। भारत किसका होता है, भारत तो बैंगन और भिंडी का होता है। ब्राज़ील किसका होता है, मूंगफली का ब्राज़ील होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, मूंगफली का ब्राज़ील होता है, भारत का बैंगन और भिंडी होता है, इजिप्ट का याद रखिएगा बरसीम होता है, और ईरान रेंजका का होता है।
याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा शाकनाशी का प्रयोग भू परिष्करण में सबसे अधिक किया जाता है। मतलब टिलेज की क्रियाओं में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए ऐसी जो टिलेज क्रियाएं होती है इनमें मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, ग्लाइफोसेट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम राउंड अप के नाम से भी जानते हैं। राउंड अप के नाम से भी याद रखिए ग्लाइफोसेट को ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि गन्ने की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना होता है। तो गन्ने की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए आवश्यक होता है याद रखिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूसा वोल्ट, बायो 902, पूसा जय किसान, मोहिनी किसकी वैरायटी होती है। तो ये सब ये होती है याद रखिए सरसों की। पूसा जय किसान का दूसरा नाम क्या होता है, याद रखिए बायो 902। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि अधिक ज्वार खाने वाले जो मनुष्य होते हैं उनमें क्या होता है, याद रखिए ल्यूसीन की अधिक मात्रा हो जाती है। तो अब इसके कारण याद रखिए एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी को ही हम कहते हैं पेलाग्रा। ठीक है, याद रखना अधिक ज्वार खाने वाले व्यक्तियों में ल्यूसीन की मात्रा की अधिकता होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में गुलाबी रंग किसके कारण पैदा होता है। तो आपको ये पता होगा, याद रखिए दलहनी फसलें हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके कारण करती है, राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण। तो इस राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, उनकी जड़ों का हल्का गुलाबी रंग हो जाता है, हल्का गुलाबी रंग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक मानसेंटो कंपनी है जो कि याद रखिए अमेरिका की है। मानसेंटो कंपनी है जो कि याद रखिए अमेरिका की है। अब इसके द्वारा एक तकनीक विकसित की गई थी, एक टेक्नोलॉजी दी गई थी और उसका नाम था टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। तो याद रखना ये जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी है इसका संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कपास से संबंधित, मतलब टर्मिनेटर जो तकनीक है इसका संबंध होता है कपास फसल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जो कि याद रखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मतलब मोथा का कुल कौन सा होता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि मोथा का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो आपको पता है बोटेनिकल नेम क्या होता है, मोथा का साइप्रस रोटेंडस होता है। तो इस साइप्रस से ही याद रखना इसकी फैमिली कौन सी होती है, साइप्रेसी। मोथा का नाम क्या होता है, साइप्रस रोटेंडस। तो इसकी कुल कौन सा हुआ, साइप्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मैट टाइप नर्सरी का संबंध किस फसल से होता है। अब इस क्वेश्चन को एक बार समझ लिया तो आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मैट टाइप नर्सरी का मतलब होता है, याद रखिएगा, कि ऐसी फसल जिसमें याद रखिए हम कीचड़नुमा स्थिति का यूज़ करते हैं। मतलब नर्सरी बनाने के लिए कीचड़नुमा संरचना का प्रयोग करते हैं। और वो कौन सी फसल होती है, वो होती है धान फसल। क्यों, क्योंकि याद रखिए धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, याद रखिएगा जहाँ पर इसकी नर्सरी तैयार की जाती है वहाँ पर क्या होती है, दलदली या फिर कीचड़नुमा संरचना बनाकर उसकी नर्सरी को तैयार किया जाता है। तो मैट टाइप नर्सरी का संबंध धान फसल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि CPRI द्वारा विकसित पहली GM आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस फसल का जीन प्रयोग किया गया था। एक GM आलू फसल थी जिसका प्रयोग याद रखिए प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जो GM फसल थी आलू, तो इसमें किसका दाना डाला गया था, मतलब किसका जीन डाला गया था, किसका जीन डाला गया था। लेकिन इसे आप ऐसे भी तो याद रख सकते हो कि आलू में तो भाई दाना डाला गया था, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आलू में क्या किया था, दाना डाला गया था। दाना से आप याद रखोगे कि इसमें जो जीन था वो रामदाने का था। किसका था, रामदाने का था। ठीक है, आप ऐसे संबंध याद रख सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए, किसी भी ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया कपास के बीजों से रुई रेशा हटाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना प्रयोग करते हैं। तो H2SO4 को ही याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, गंधक का अम्ल वो बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और गंधक का अम्ल H2SO4 को ही बोला जाता है। और याद रखिए रुई का रेशा को हटाने के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है मात्र 0.1%। याद रखना यहाँ पर से 0.1% हम पाला कंट्रोल में भी करते हैं, मतलब पाला से नियंत्रण करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा भी कितनी लेते हैं, 0.1% ही लेते हैं। और कपास से बीज के रुई के रेशे को हटाने के लिए भी 0.1% ही हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं रिंजका में एक प्रमुख खरपतवार होता है अमरबेल, जिसे हम कसकुटा भी बोलते हैं। तो अब याद रखिएगा कसकुटा हो गया है, अमरबेल हो गया है रिंजका में, लेकिन इसका आपको नियंत्रण करना है। तो आप किस शाकनाशी का प्रयोग करोगे, तो हम याद करेंगे पैराक्वाट को। मतलब पैराक्वाट का जो प्रयोग किया जाता है विशेष तौर पर याद रखिए अमरबेल को नष्ट करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, याद रखना। और अगर बात करता हूँ अमरबेल, तो अमरबेल का प्रमुख खरपतवार कौन सा होता है, कासनी होता है, जिसे हम याद रखिए कासनी को ही हम सिंचोरियम के नाम से जानते हैं। और कासनी याद रखिए एक द्विवर्षीय खरपतवार है। एक द्विवर्षीय खरपतवार कौन सा है, कासनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलें भारत को कुल उत्पादन के लिए 75% उत्पादन प्राप्त हो जाता है। मतलब ऐसी आपकी दो मुख्य फसलें बताइए जिनका प्रोडक्शन लगभग जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनमें से 75% है। तो वो याद रखिएगा, आपको याद रखना है चना और अरहर। तो कौन कौन सी फसलें हैं याद रखिए, वो होती है चना और अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में किस अनाज का क्षेत्रफल व उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो भारत में याद रखिएगा, भारत की जब भी बात करेंगे तो धान फसल आपको याद आनी चाहिए, और अगर विश्व की बात करेंगे तो गेहूं की फसल याद आनी चाहिए। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन धान फसल का है, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन और क्षेत्रफल गेहूं फसल का होता है। याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि एक फसल को पानी की आवश्यकता संबंधित होती है। अब याद रखिएगा, एक फसल को पानी की आवश्यकता किससे संबंधित होती है, मतलब उसे आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण होता है, याद रखिएगा, कि इसके शुष्क पदार्थ की मात्रा से, या फिर आप ऐसे मान सकते हो, सॉरी, इससे तो होता ही है, वाष्पोत्सर्जन होता है और मृदा खनिजों से भी होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिए, इसके विभव गुणांक से। इसका संबंध किससे होता है, विभव गुणांक से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया DDVP का किस नाम से जाना जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, DDVP मतलब नोआन। ठीक है, ये इसके कुछ ट्रेड नेम होते हैं जो कि याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे पपीता की उत्परिवर्तित वेराइटी, मतलब पपीते की म्यूटेंट वेराइटी कौन सी है। तो म्यूटेंट वेराइटी होती है पूसा नन्ना। सबसे बौनी किस्म यही है। गृहवाटिका के लिए उपयुक्त भी कौन सी वेराइटी है, पूसा नन्ना ही होती है, जिसकी जो दूरी रखते हैं, याद रखिए, 1.25 से 1.25 रखते हैं। ठीक है, लगभग 6400 पौधे आ जाते हैं। इससे अगर हम रखेंगे 1 हेक्टर में तो लगभग 6400 पौधे आ जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं आम्रपाली, जो कि आम की वैरायटी है, आम की बोनी वैरायटी है, इसमें लगभग 1600 पौधे आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, 1600 पौधे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि आम में लीफ स्क्रोचिंग किसकी कमी के कारण होता है। तो याद रखिए, इसका आपको बताया था कि क्लोरीन की अधिकता के कारण आम में जो पत्ती जलना, लीफ स्क्रोचिंग मतलब पत्ती का जो जलना होता है, उसमें याद रखिएगा, ये एक तो होती है पोटेशियम की कमी, और एक होती है क्लोरीन की अधिकता। तो यहाँ पर आपका ये भी राइट हो जाएगा और ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना। लीफ स्क्रोचिंग किसके कारण होती है, क्लोरीन की अधिकता और पोटेशियम की कमी के कारण होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया है कि अंगूर का उत्पत्ति स्थान काला महासागर या फिर कैस्पियन सागर है। लेकिन अब यहाँ पर बात की गई है कि भारत में इसका आगमन कहाँ से हुआ। मतलब आपको ये तो पता है कि अंगूर का जो ओरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान है, ये काला महासागर या फिर कैस्पियन सागर है। लेकिन इसको भारत में कहाँ से लाया गया था, तो इसे भारत में लाया गया था, याद रखिएगा, कहाँ से लाया गया था, अफगानिस्तान से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है केले की किस्में जो कि पनामा रोग से प्रतिरोधी है लेकिन बंची टॉप रोग के प्रति सहिष्णु है। मतलब ऐसी कौन सी वेराइटी है, याद रखिएगा, कि पनामा रोग तो जिसमें नहीं होता लेकिन बंची टॉप जिसमें ज़्यादा होता है, तो वो वेराइटी होती है, याद रखिए, बसराई। दोबारा से सुन लीजिए कि ऐसी वेराइटी जिसमें, याद रखिए, पनामा रोग तो नहीं होता, मतलब उसके प्रति तो वो प्रतिरोध दिखाती है कि नहीं, मैं तेरे को नहीं होने दूंगी। लेकिन इसके विपरीत बंची टॉप ऐसा वायरस है जो कि इसमें सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होती है बसराई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि पपीता के अपरिपक्व फलों से प्राप्त पपेन अवयव जो कि पाचक एंजाइम है, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर पपेन, तो पपेन में याद रखिएगा कौन सा एंजाइम होता है, पपेनेज। तो पपेन को पपेनेज के नाम से भी जाना जाता है। अंगूर में प्रवर्धन की मुख्य विधि कौन सी होती है। तो अंगूर में प्रवर्धन की, याद रखिएगा, हार्डवुड कटिंग होती है। कौन सी होती है, हार्डवुड कटिंग होती है। मतलब आप देख सकते हो हार्डवुड कटिंग, और हार्डवुड कटिंग को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, कठोर काष्ठ कलम। क्या कहते हैं, कठोर काष्ठ कलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए, मतलब मेरे साथ आप राइट आंसर बताते चलिए, ताकि आपके भी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि जैम के पकने या तैयार होने का अंतिम तापमान कितना बिंदु होता है। तो ये होता है, याद रखिएगा, 105.5 या फिर 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो याद रखना, अगर आपको पूछा जाता है जैम या जेली का जो तापमान होता है, अंतिम तापमान होता है, वो कितना होता है, एवरेज आपको ध्यान रखना है 105। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में याद रखना है आपको एवरेज में 220 से 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, दोनों में याद रखना है, दोनों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें, टमाटर के फल छेदक कीट के जैविक नियंत्रण हेतु जो ट्रैप क्रॉप है,
जो 5 फसल है वो कौन सी ली जाती है जिससे याद रखिए फल छेदक कीट का नियंत्रण हो जाता है, तो वो लेते हैं हम गेंदा फसल, गेंदा या मेरीगोल्ड। इस गेंदा से याद रखिएगा हम नीमेटोड मतलब जो सूत्रकृमि है उसका नियंत्रण भी हम कर सकते हैं। सूत्रकृमि का नियंत्रण भी हम याद रखिएगा गेंदा फसल मेरीगोल्ड से हम कर सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है उत्तरी भारत में गुलाब की कटाई छटाई या प्रूनिंग किस माह में की जाती है। तो गुलाब की कटाई छटाई या जो प्रूनिंग की जाती है याद रखिए इसका उपयुक्त समय होता है सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, प्रूनिंग का समय होता है सितंबर से अक्टूबर, तो इसका राइट आंसर क्या है, अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मूली और गोभी के बीच पहला अंतराजेनेरिक संकर किसने बनाया था। तो वो होता है याद रखिएगा कौन था, कार्पेंच को, जिसने याद रखिए मूली और गोभी के बीच संकर पैदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पाला से, तो पाला से ही संबंधित ये क्वेश्चन है कि फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम करने के लिए उपयुक्त माध्यम है। मतलब हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे कि पाला से हमारी जो फसल है वो कम प्रभावित हो। पलवार से ढकेंगे, अंतः सस्यन क्रिया करेंगे, सिंचाई करेंगे या फिर सघन रोपण करेंगे। तो हम क्या करेंगे याद रखिए हल्की सिंचाई कर देंगे। ठीक है, तो हल्की सिंचाई करने से क्या होगा, फल वृक्ष ये पाले से थोड़े से कम प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सब्जियों की डिब्बाबंदी है इसका माध्यम क्या होता है। तो सब्जियों की डिब्बाबंदी है याद रखिएगा मुख्यतः नमक में की जाती है और फलों की मुख्यतः याद रखिएगा चीनी में की जाती है। सब्जियों की डिब्बाबंदी नमक में की जाती है, फलों की डिब्बाबंदी चीनी में की जाती है, जिसे सिरप के नाम से जाना जाता है। सिरप क्या होता है याद रखिएगा, चीनी का घोल होता है और इसका ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, सब्जियों का डिब्बाबंदी ब्राइन सॉल्यूशन नमक के घोल में की जाती है और चीनी का जो डिब्बाबंदी है मतलब जो फल है उनका जो डिब्बाबंदी है वो सिरप के घोल मतलब चीनी के घोल में की जाती है। दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे विरचोला आइसोक्रेट्स। तो यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए कि विरचोला आइसोक्रेट्स नामक कीट है ये किस फसल का है या फिर एक्चुअल में है क्या ये। तो याद रखिए ये है नाम किसका, अनार की तितली का। अनार की तितली का नाम ही होता है विरचोला आइसोक्रेट्स। तो ये किसका संबंध है, अनार की तितली है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है अनार की तितली है मतलब अनार से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे फल और सब्जी प्रबंधन उद्योग की स्थापना कब की गई थी। फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना याद रखिएगा कब की गई थी, 1 जनवरी 1992 में की गई थी, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फलों के रस परिरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग किया जाता है इसकी सांद्रता कितनी ली जाती है। तो सोडियम बेंजोएट की जो सांद्रता है याद रखिए 0.6 से 0.06 से 0.10 ली जाती है। आप तो वैसे डायरेक्ट याद रखिए 6 से 10 ली जाती है, मतलब 0.06 से 0.10% ली जाती है किसकी, सोडियम बेंजोएट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपका पूछा गया है कि फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मैलिक हाइड्रेजाइड रसायन का छिड़काव किस फसल के लिए भंडारण में अंकुर रोकने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में कीजिए, मतलब क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ऐसी कौन सी याद रखिएगा फसल है जिस पर मैलिक हाइड्रेजाइड का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, जिससे कि उसमें अंकुरण नहीं हो, मतलब अंकुरण को रोकने के लिए मैलिक हाइड्रेजाइड का प्रयोग किस फसल में किया जाता है बताइए, आलू फसल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि केले में हरापन है, डिग्रीनिंग है, इसको हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो डिग्रीनिंग याद रखिएगा इथाइलिन के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, इथाइलिन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि एक मनुष्य को संतुलित आहार में प्रतिदिन कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है। तो एक मनुष्य को संतुलित आहार में लगभग 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन फल की आवश्यकता होती है इसे 120 ग्राम। फल की आवश्यकता डेली उसे होती है 120 ग्राम की, जबकि सब्जियों की आवश्यकता होती है उसे 300 ग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कौन सी सब्जी मुख्य रूप से हरित गृह मतलब ग्रीन हाउस के अंदर सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। तो ग्रीन हाउस में याद रखिए मुख्यतः जो खीरा फसल को लिया जाता है, किसको लिया जाता है, कुकुम्बर को लिया जाता है, खीरा फसल को लिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे आलू की फसल में कंद बनते समय कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो याद रखिए आलू में जो ट्यूबर होते हैं, जो कंद होते हैं, इनको बनने के लिए उपयुक्त तापमान होते हैं 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो अब यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हो 18 से 20। ठीक है, इसमें 18 नहीं आ रहा है, एवरेज आपको 18 याद रखना है एग्जैक्ट। तो 18 जिसमें आएगा वही आपका राइट आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि किंग ऑफ मिल्क दूध की रानी किसे कहते हैं। तो दूध की रानी याद रखिए सानिन को बोला जाता है, जबकि मिल्क चैंपियन याद रखिए टोगनबर्ग को बोला जाता है। टोगनबर्ग को मिल्क चैंपियन बोला जाता है, लेकिन मिल्क क्वीन सानेन को ही बोला जाता है। वेलोविंग है मतलब तैरना है, ये किसकी एक सामान्य विशेषता है। मुख्यतः याद रखिए पानी में कौन तैरती है, गायें तैरती, सॉरी भैंसें तैरती है। वेलोविंग का संबंध मुख्यतः भैंसों से होता है, बफेलो से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या। तो मुर्गी में याद रखिए जो गुणसूत्र होते हैं ये कितने होते हैं, बताइएगा कि मुर्गी में जो गुणसूत्र होते हैं ये कितने होते हैं, 74 होते हैं, 78 होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूँ मुर्गी, तो मुर्गी में होते हैं 78, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर याद रखिए 74, तो 74 होते हैं ऊँट के, और 60 तो आपको पता ही है गाय और बकरी के होते हैं। गाय और बकरी के कितने होते हैं, 60 गुणसूत्र होते हैं, ऊँट के 74 गुणसूत्र होते हैं, मुर्गी के 78 गुणसूत्र होते हैं, और एक और याद रखना भेड़, तो भेड़ में याद रखिए 54 गुणसूत्र होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अगर आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सांड द्वारा प्राकृतिक प्रजनन विधि के द्वारा हो जाता है, तो वो होता है हमारा कौन सा रोग, मतलब जो कि याद रखिए उनमें आपस में क्या होगा, मिथुन क्रिया के द्वारा हो जाएगा। तो मिथुन क्रिया के द्वारा होता है ब्रूसेलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गी के शरीर का तापक्रम कितना होता है। तो याद रखिए मुर्गी का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये होता है याद रखिए 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आपको 107 लिखा है, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका हो जाएगा, या फिर आप मान सकते हो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है मुर्गी के बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि विदेशी नस्ल की गाय में सबसे मजबूत नस्ल कौन सी है। तो सबसे मजबूत नस्ल की अगर हम बात करेंगे तो होती है गरनसी। कौन सी होती है, गरनसी। सर्रा किस पशु का बीमारी है। सर्रा याद रखिए एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किस में होता है, जिसे हम याद रखिए तीवर्षा या फिर सड़ा रोग के नाम से जानते हैं। तीवर्षा रोग या सड़ा रोग के नाम से जानते हैं, और ये मुख्यतः होता है याद रखिए ऊँट में। किस में होता है, ऊँट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पशुओं में चीचड़ी के प्रकोप रोकथाम के लिए किसके प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः याद रखिए चीचड़ी का अगर आपको प्रकोप रोकना है तो आप बिल्कुल आप यूज़ कीजिए मेलाथियोन का, जो चीचड़ी है जिसे हम टिक फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, टिक्स बोलते हैं, चीचड़ियों को टिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टिक्स। तो याद रखिए ये जो चीचड़ी का प्रकोप है इसको मेलाथियोन के द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है उत्तरी भारत में पश्मीना ऊन बकरी की किस नस्ल से प्राप्त की जाती है। जो पश्मीना ऊन है याद रखिए सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि पश्मीना ऊन है ये किस से प्राप्त की जाती है, तो बकरी से प्राप्त की जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है किस नस्ल से प्राप्त की जाती है, तो याद रखिए ये चांग नाथ के द्वारा भी होती है, चैगू के द्वारा और कश्मीरी के द्वारा। चैगू, कश्मीरी और चांग थान के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करूँगा कि भैंस की नस्लों में सबसे हल्की नस्ल कौन सी होती है। तो सबसे हल्की नस्ल कौन सी होती है, बताइए, सबसे हल्की नस्ल कौन सी होती है भैंस की। ये क्वेश्चन आपके लिए है, थोड़ा सा सोचना समझना और उसके बाद में ही आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुरी, और नागपुरी को याद रखिए एक और नाम बोला जाता है इलीचपुरी। नागपुरी को ही इलीचपुरी के नाम से जाना जाता है, और सबसे हल्की नस्ल भी नागपुरी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे भारत के सकल घरेलू उत्पादन में पशुपालन का योगदान कितना होता है। तो पशुपालन के योगदान की अगर हम बात करेंगे तो इसका योगदान कितना होता है, याद रखिएगा 5% होता है। कितना होता है, 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे पशुओं के गुणांकन पत्र विधि में बैल के सामान्य शरीर का, मतलब जो उसका सामान्य स्वरूप होता है उसके कितने मार्क्स देते हैं। जो आपका गुणांकन पत्र विधि है जिसमें अलग अलग हम मार्क देते हैं, जैसे कि उसके आयन का देते हैं, वो कैसे दिखाई देता है उसका हम देते हैं, इसके बॉडी पार्ट्स अच्छे हैं या फिर नहीं है उनके आधार पर उन्हें हम नंबर देते हैं। तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर आपके पास एक बेल है, आपको उसके सामान्य स्वरूप के मार्क देने हैं, तो आप कितने दोगे, मतलब कितने नंबर होते हैं सामान्य स्वरूप के, तो वो होते हैं, याद रखिएगा 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे दूध में सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील, मतलब सबसे ज़्यादा जो घटता है और बढ़ता है। आपने देखा होगा, याद देखिए डेयरी में आप जब देने जाते हो दूध तो वहाँ पर वसा है वो सबसे ज़्यादा घटती है, कभी तो ज़्यादा आती है कभी कम आती है, तो सबसे ज़्यादा घटती है वो याद रखिएगा वसा है, सबसे ज़्यादा घटती है वो वसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि अम्लता परीक्षण ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा ली जाती है। तो यहाँ पर अम्लता परीक्षण आपको पूछा गया है, तो अम्लता परीक्षण में याद रखिएगा 10.25 ml दूध की मात्रा का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा अगर वैसे किया जाए वसा का परीक्षण, तो वसा के परीक्षण के लिए याद रखिएगा 10.75 ml दूध लिया जाता है। अम्लता के लिए 10.25 ml यूज़ किया जाता है, जबकि 10.75 वसा परीक्षण के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर आपको ये पहचान करना है कि भैंस के दूध में गाय का दूध मिल चुका है, मतलब भैंस के दूध में अगर गाय का दूध मिल जाए तो आप कौन सा परीक्षण करोगे, कौन सा टेस्ट आप करोगे, तो इसके लिए आप टेस्ट करोगे हंसा परीक्षण। भैंस के दूध में गाय के दूध मिल जाने पर गाय के और भैंस के दूध को अलग अलग करके पहचानना
या फिर इनको पहचानने के लिए आप किसका टेस्ट करोगे, कौन सा टेस्ट करोगे, हंसा परीक्षण आप टेस्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो याद रखिए भारत का जो सबसे बड़ा पशु मेला है ये सोनपुर बिहार में लगता है। कहाँ पर लगता है, सोनपुर बिहार में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि कौन सी बीमारी में प्राकृतिक छिद्रों से कोलतार जैसा काला चमकदार झाग युक्त स्राव आता है। मतलब ऐसा कौन सा रोग है जिसमें जो प्राकृतिक छिद्र है, वो शायद कुछ भी हो सकता है। आप एनल ले सकते हो, ठीक है, गुदा से भी आता है रक्त, नाकों से आता है, आँखों से आता है। तो ऐसा कौन सा रोग है, वो होता है एंथ्रेक्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, वो एंथ्रेक्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करूँगा कि सेंट्रीफ्यूजल क्रीम सेपरेटर द्वारा क्रीम अलग करने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। तो याद रखिए अगर आपको दूध से क्रीम को अलग करना है तो इसके लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि गाय भैंस के ब्याने के कक्ष का आकार कितना होना चाहिए, तो जो कक्ष का आकार रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 10 से 14 मीटर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि संपूर्ण दूध में वसा या फिर एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा जो संपूर्ण दूध होता है उसमें वसा कितनी होती है और एसएनएफ कितना होता है। तो अगर वैसे नॉर्मल अगर आपको पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा 3 साढ़े 8, 3 साढ़े 8 याद रखिएगा। मतलब एक डबल टोंड भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर टोंड। जो सामान्य दूध है याद रखिए इसे आप बोलते हो टोंड, ठीक है। टोंड मिल्क आपको पता है 30-85 कितना होता है, 30-85। लेकिन डबल टोंड का कितना होता है, 15-90 कितना होता है, 15-90। 15-90 का मतलब 9.0 और 1.5%। तो डबल टोंड का होता है याद रखिए 15 से 90 और टोंड का होता है 30 से 85। ऐसे याद रख सकते हो। बस आपको ट्रिक यहाँ पर यूज़ करनी है। याद रखिए कैसे आप यूज़ कर सकते हो कि जो टोंड दूध है उसका कितना होता है, 30-85 होता है और डबल टोंड का कितना होता है, 15 से 90 होता है। और डबल टोंड का आपको एग्जाम में भी पूछा गया था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। याद रखिए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर किया है, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे उनको भी यहाँ पर कवर किया है। तो अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी भी यहाँ पर हेल्प हो सके इन क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को देख पाए और वो भी यहाँ पर अपना तैयारी को एनालिसिस कर पाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अच्छे से मेरे पढ़िए, अच्छे से रहिए।